Please like, share and subscribe our channel Photon Boost. Also, do not forget to press the bell icon for further updates. नमस्कार दोस्तों, मैं यशपाल मीना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल फोटोन बूस्ट के ऊपर। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने गौरव सर के इंटरव्यू का पार्ट 1 अपलोड किया था अपने चैनल के ऊपर। अगर आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 जाकर ज़रूर देखिए। ये इंटरव्यू गौरव सर के बारे में है। गौरव सर ने अब तक 5 बार एसएससी सीजीएल प्री क्रैक किया है और उनमें से उन्होंने 3 बार जो है मेंस क्रैक किया है और 2 बार उन्होंने जो है अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर किया है। तो ये बहुत ही खास इंटरव्यू है अपने आप में, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसका पार्ट 1 हम अपलोड कर चुके हैं जिसमें गौरव सर ने अपने स्कूल डेज़ के बारे में बताया, अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताया, उनकी जर्नी के बारे में बताया और किस तरह से उन्हें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट था वो ना लेकर उन्होंने प्रेशर में आके एक दूसरा सब्जेक्ट ले लिया। हालांकि उसका उन्हें कोई खास अफसोस नहीं था। ये बात उन्होंने पार्ट 1 के अंदर बताई। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां जाके पार्ट 1 जरूर देखिए दोस्तों। और अगर पसंद आता है तो उसे लाइक कीजिए, उसके ऊपर कमेंट कीजिए और उसे शेयर भी कीजिए। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी इंटरव्यू का पार्ट 2 जिसमें गौरव सर अपनी आगे की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे, कैसे उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन के दौरान वो किस तरह के स्टूडेंट रहे थे और उनको और कौन सी चीज़ों में इंटरेस्ट था। इसके अतिरिक्त एसएससी सीजीएल का पहली बार उनके दिमाग में आइडिया कैसे आता है, कब उन्होंने एसएससी की तैयारी शुरू की और क्या उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट एसएससी क्लियर किया था या नहीं किया था और किया तो कैसे किया। तो ये सारी बातें हम लोग जो है इस वीडियो में जानेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो आप इस पार्ट 2 को पूरा अंत तक ज़रूर देखिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके अतिरिक्त अगर आपके कोई सवाल हैं या कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का पार्ट 2। वेलकम टू आवर चैनल फोटोन बूस्ट। तो सर ने बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया कि सब्जेक्ट कभी भी आपकी परसेंटेज पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्जेक्ट आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऑप्ट आउट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने इंटरेस्ट का सब्जेक्ट लेंगे तो आपके लिए उसको पढ़ना एक खेल जैसा होगा, और अगर खेल जैसा नहीं भी होता है तो भी आसान होगा कंपैरेटिवली एक ऐसा सब्जेक्ट लेने के जिसमें आपको इंटरेस्ट नहीं है। बहरहाल इसी के साथ साथ गौरव सर ने आपको ये भी मैसेज दिया कि आपके लिए हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी आवश्यक है, और डेफिनेटली इन्होंने भी वो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क का एक बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, जिसके चलते ये 5 बार एसएससी सीजीएल का प्री और 4 बार एसएससी सीजीएल का मेंस निकाल कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पहुँचे, और जिनमें से 2 बार इन्होंने जो है पोस्ट क्रैक की। कहने का मतलब ऑफर लेटर लिया। तो हम उस हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के कॉम्बिनेशन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि गौरव सर ने अपनी 12th क्लास पास आउट करने के बाद में 10+2 के बाद में इनकी जर्नी किस तरह की रही। क्योंकि साइंस से थे और अक्सर साइंस के स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है कि वो ड्रॉप करें, आईआईटी की तरफ जाएं, एआईट्रिपल की तरफ जाएं, या बीटेक करने के बाद में इंजीनियरिंग प्रोफाइल को ज्वाइन करें। कई सारे बड़ी फर्म्स हैं, एमएनसीज़ हैं, जैसे आईबीएम हो गया या इन्फोसिस हो गया, इस तरह की किसी फर्म को वो ज्वाइन करें। इस तरह की उम्मीद जो है इंजीनियरिंग प्रोफाइल के स्टूडेंट से की जाती है। तो क्या गौरव सर के सामने भी ये सारे आयाम आए थे, ये सारे मौके आए थे, या उन्होंने शुरुआत से ही एसएससी सीजीएल का मन बना रखा था? तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो पूरी जर्नी देखेंगे कि 12th के बाद में इन्होंने क्या ड्रॉप किया, ड्रॉप करने के बाद में इनका कहाँ सिलेक्शन हुआ और कहाँ से इन्होंने बीटेक किया, कितना इनका फाइनल में परसेंटेज रहा, कौन कौन सी कंपनी से इनके पास में ऑफ़र आए और इन्होंने उन ऑफ़र्स को छोड़ दिया। ये सब बातें हम जानते हैं। देखिए, मैं बात करूँ 12th क्लास की, तो 12th क्लास के बाद मैंने भी, जो कि नॉर्मल एक साइंस मैथ्स स्टूडेंट करता है, मैंने भी सोचा कि यार मेरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए, और आईआईटी के लिए मैंने ट्राई किया। हालांकि मेरा आईआईटी के मेन लिस्ट में नहीं हो पाया, मैंने ड्रॉप किया था। मैंने कोटा से करियर पॉइंट से स्टडी करी, मेरा आईआईटी की एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में हुआ। उसमें मुझे मर्चेंट नेवी का ऑप्शन मेरे पास ओपन था, बट चूँकि थोड़ी आइज़ वीक थी और वैसे भी मर्चेंट नेवी में घर वाले मेरे को नहीं भेजना चाहते थे, तो मैंने उसे ड्रॉप किया। एआईट्रिपल में मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे एनआईटी वेस्ट बंगाल का एनआईटी दुर्गापुर जो है वो भी मिला, परंतु अगेन सिंगल चाइल्ड होने की वजह से मैंने यहीं पे, एक्चुअली पेरेंट्स चाहते थे कि मैं यहीं रहूं, इंजीनियरिंग यहीं करूं, तो मैंने यहीं पे ऑप्ट किया और यहीं पे मैंने इंजीनियरिंग को कंटिन्यू किया। इंजीनियरिंग खूब मस्ती से चलती रही, स्मूथ जैसे कि नॉर्मल चलती रही, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, क्योंकि फिनेंशियल एस्पेक्ट्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो हमेशा कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन भी थी
कहीं ना कहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी कि मुझे बहुत ही जल्द सेट होना है, मुझे बहुत ही जल्द अपने करियर को एक फाइनल एक पर्टिकुलर कोई पोस्ट अचीव करनी है, मुझे कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन अचीव करनी ही पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता था। बीइंग अ सिंगल चाइल्ड, ये भी एक इसका रीज़न है। तो मैंने इंजीनियरिंग के दौरान, यानी कि जब मैं सेकेंड ईयर में था, तब से ही मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया। मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को, क्लास 11th, क्लास 12th और साथ ही साथ क्लास फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ाता था जब मैं खुद सेकेंड ईयर में था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पढ़ाने से अर्निंग तो हुई, लेकिन साथ ही साथ आपको आपकी जो स्किल्स हैं वो भी इंप्रूव होती हैं आप पढ़ाने से, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को समझा पाएंगे ना, तब आप ये कह सकते हैं कि उस चीज़ को आपको पूरी तरह से समझ में आ गई, और आप अगल बगल से कुछ भी सब तरह के क्वेश्चंस के लिए जब आप रेडी होते हैं, तब आप मान के चलिए कि वो टॉपिक आपको आ गया है। क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना बहुत डिफरेंस है। पढ़ाने में आपके कंसेप्ट ज़्यादा सॉलिड होते हैं और आपकी मेमोरी जो है उसको बहुत टाइम तक सेव रखती है। हम ये कह सकते हैं एवर लास्टिंग, क्योंकि जो चीज़ आप समझा सकते हैं ना किसी को, तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में कोचिंग पढ़ाई। मैं आफ्टर कॉलेज 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे मैं पढ़ाता था रेगुलरली। इससे मुझे थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला, थोड़ा सा मुझे आगे जो मैं कर सकता था। इंजीनियरिंग भी मैंने लोन से करी, मैं आपको बता दूं, एजुकेशन लोन से मैंने इंजीनियरिंग करी है। तो वो सपोर्ट मेरे लिए हमेशा रहा कि मैं थोड़ा थोड़ा अर्न कर रहा हूँ। मुझे विश्वास था कि मैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। अगर कोई और कुछ नहीं होता तो मैं अपना इस फील्ड में करियर बना सकता हूँ। इसके अलावा 2013 में के जब ग्रेजुएशन हो गई थी तो मुझे ऑफर लेटर मिला EL कंपोनिक्स नोएडा से। परंतु दोस्तों जो सैलरी थी वो नॉर्मल थी। हालांकि सब कह रहे थे उस समय कि मुझे ज्वाइन करना चाहिए था, पर मैंने वो ड्रॉप कर दिया क्योंकि बाहर जाना पड़ता और सैलरी प्राइवेट कंपनी थी। तो मैंने को लगा कि मैं इतना तो यहीं पे कर सकता हूँ, साथ ही साथ मैं स्टडी को भी कंटिन्यू कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अर्न कर रहा था उस समय से। तो इतना मतलब कहते हैं ना कि मेंटली मैं बहुत ज़्यादा प्रेशर में नहीं था। मुझे पता था कि मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ और मैं उस फील्ड में भी कर लूँगा, एजुकेशन की फील्ड में भी। साथ ही साथ मैंने उसको भी देखा कि मेरे को आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में चले जाता तो मुझे नहीं लगता कि मैं आगे स्टडी कंटिन्यू कर पाता या कोई गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम निकाल पाता। तो मैंने उसे वहीं ड्रॉप किया, मैंने अपनी स्टडी कंटिन्यू करी। इसके बाद मेरे को कुछ शायद 5 या 6 महीने बाद ही जॉब ऑफर मिला था IBM से। मैंने पूल कैंपस था वो, 4-5 कॉलेजेस जो हैं जयपुर के, वो उसमें कंपनी आई थी, तो मैंने उसमें किया था। मुझे फाइनली ऑफर लेटर भी मिला, परंतु मैंने IBM भी छोड़ दी क्योंकि मैं गवर्नमेंट सेक्टर की साइड जाना चाहता था। मैं एक सेफ एंड सिक्योर जॉब की तरफ जाना चाहता था। हालांकि मैं आपको बता दूं IBM में पैकेज मेरा शायद बहुत अच्छा होता, परंतु पोस्टिंग जो है बेंगलोर पुणे होती, जो कि मेरे घर से बहुत दूर हो जाती। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं IBM को भी ज्वाइन नहीं करूँगा। बहुत टफ डिसीजन होता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि जॉब छोड़ना, उसके बाद आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को उस लेवल तक पहुंचा देते हो कि वहाँ तक आपको मीट करने का जो प्रेशर होता है वो एक स्टूडेंट ही जान सकता है। तो मैं भी वो रहा हूँ, तो मैं आपके सभी के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने गेट की कोचिंग करी, लेकिन गेट की कोचिंग जिस दौरान करी उसी साल मेरा एक्सीडेंट हो गया और 2 से 2.5 महीने तक मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे था। लेग फ्रैक्चर हो चुका था, तो कोचिंग भी प्रॉपर नहीं हो पाई और मैं उस साल सेलेक्ट भी नहीं हो पाया अगेन। लेकिन मैंने फिर से हिम्मत करी। मीनवाइल मैंने पढ़ाना कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखा, तो वो जो प्रेशर था वो मैंने अपने आप पे नहीं आने दिया। साथ ही साथ मेंटली मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग, मैंने कॉन्फिडेंस रखा अपने आप पे कि मैं इस चीज़ को कर लूँगा, आज नहीं तो कल, क्योंकि टाइम इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। भले ही आप मेरिटोरियस रहे हो, लेकिन एक स्टूडेंट पे क्या प्रेशर होता है वो मैंने भी फील किया है। ऐसा नहीं है कि भाई मेरिटोरियस हो तो आपकी लाइफ स्मूथ ही चली हमेशा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रेशर मैंने भी फील किया। उसके बाद जब सही समय आया तो सही समय पे मार दिया चौका। उस समय मैंने अगले साल फिर से गेट की प्रिपरेशन करी और अगले साल मेरा गेट में सिलेक्शन भी हुआ। गेट 2015 की मैं बात कर रहा हूँ, गेट 2015 में सिलेक्शन भी हुआ। पर कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि भगवान जो करता है वो अच्छा ही करता है। जब मेरे लेग में फ्रैक्चर हुआ था 2013 में बाद जब मैंने अपीयर किया, तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज जैसा कि हम कहते हैं वो मेरे साथ हुआ। जब मैं बेड रेस्ट पे था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो SSC की कोचिंग कर रहे थे, वो आते थे और वो अपनी कोचिंग से कुछ पढ़ते थे, जस्ट कि मेरा मन बहला रहे, मैं बोर ना हो जाऊं, कहीं मैं ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाऊं, क्योंकि पढ़ते पढ़ते फिर ऐसे अचानक से बेड रेस्ट हो जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो अपनी कोचिंग से बता देते थे कि हमने आज ये पढ़ा, ऐसे पढ़ा, और हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते थे। दोस्तों वो मेरे जो SSC के करियर का था वो टर्निंग पॉइंट रहा। वहाँ से मुझे लगा कि यार ये एग्ज़ाम तो मैं भी क्लियर कर सकता हूँ। मुझे तो उस एग्ज़ाम के बारे में पता ही नहीं था, पर वहाँ जाके मैंने वो फॉर्म भी भर दिया और मेरा एग्ज़ाम वो जो है
क्लियर हो गया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट कर दी थी। तो वो हम कहते हैं ना कि भगवान एक अगर रास्ता बंद कर देता है तो दो रास्ते आपके लिए खोलता भी है। बिल्कुल सही बात है। जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ मुझे लगा कि पैसे भी लग गए, मैं गेट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, काफ़ी मन में क्वेरीज थी, परंतु उसी दौरान उन्होंने एक रास्ता खोला। मेरे फ्रेंड्स जो कि एसएससी की कोचिंग कर रहे थे वो मेरे पास आते थे, थोड़ा सा डिस्कस करते थे, थोड़ा हम लोग साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते थे, और मुझे उस तरह के जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होने लगी और मैंने फाइनली वो फॉर्म भरा और बाय गॉड्स ग्रेस सिलेक्शन भी हुआ। तो इस तरीके से मैं एसएससी एस्पिरेंट शुरू से नहीं था, लेकिन एसएससी में मैं कन्वर्ट हो गया क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी घूम गई थी। लेकिन गेट 2015 भी मैंने क्लियर ही किया, परंतु मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए मैंने जॉब को प्रेफरेंस दिया, यानी कि मैंने एमटेक नहीं करी, मैंने जॉब ज्वाइन कर ली 2015 एसएससी के द्वारा। तो ये काफ़ी इंस्पायरिंग स्टोरी रही सर की। आपने सुना काफ़ी जो है उतार चढ़ाव से गुजरे, और ऐसा नहीं है कि टॉपर्स की लाइफ आसान होती है, जैसा कि इन्होंने बताया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप टॉपर हैं या नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में मुश्किलें जो है वो बनी ही रहती हैं लगभग। सबको अपनी अपनी मुश्किलें बहुत जो है टफ लगती हैं, बहुत ऐसा लगता है कि भाई मेरा ही सबसे ज़्यादा ख़राब वक्त चल रहा है। लेकिन टॉपर रहने की वजह से भी अपने तरह के कन्फ्यूजन्स होते हैं लाइफ के अंदर, जैसा कि गौरव सर की लाइफ में रहे कि भाई अपॉर्चुनिटीज़ तो मिली, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ को कभी यूज़ कर ही नहीं पाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी आने से पहले ही हाथ पाँव बंधे हुए होते थे। कई तरह के बंधन थे। सिंगल चाइल्ड होने का बंधन, सबसे बड़ा बंधन इनकी ज़िंदगी में यही रहा, जो मैंने भी ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि कहीं बाहर नहीं जा सकते हैं पेरेंट्स को छोड़ के। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके ऊपर है पूरी तरह से। कभी कभार तबीयत भी ख़राब हो जाती है, हरी बीमारी चलती रहती है ज़िंदगी के अंदर। तो ऐसे में इनका पेरेंट्स के पास में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और इन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कभी जो है दरकिनार नहीं किया, उसको हमेशा टॉप प्रायोरिटी के ऊपर रखा, और इसीलिए इतने मुश्किल फ़ैसले लिए ज़िंदगी के अंदर। वरना नौकरी छोड़ने का फ़ैसला वाकई में बहुत ही मुश्किल फ़ैसला है कि इसके बाद में आपको बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है, बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है, लेकिन आप उस अच्छे पैसे को छोड़कर अपने पेरेंट्स को चुन लेते हैं, तो डेफिनेटली ऊपर वाला आपकी तरफ देखता है, आपके डेडिकेशन की तरफ देखता है, पेरेंट्स की तरफ। तो ये काम इन्होंने किया, और ये बहुत ही बहादुरी भरा काम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी इससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस रहा हूँ हमेशा। बहरहाल, तो यहाँ पे इन्होंने जो है काफ़ी स्ट्रगल किया, और काफ़ी सारे जो है एक तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ली। 2013 में इन्होंने पहली बार एसएससी सीजीएल की तैयारी की, और वो तैयारी सिर्फ टाइम पास से शुरू होती है, एक बहुत सीरियस एस्पिरेंट की तरह तैयारी शुरू नहीं हुई। जैसे कि इन्होंने बताया कि कुछ फ्रेंड्स थे, मैं भी जानता हूँ 2-3 फ्रेंड्स थे, और वो एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, वो कोचिंग कर रहे थे, वो बेचारे बहुत ज़ोर लगा रहे थे वो, और इसीलिए वो इनके पास में आ जाया करते थे ताकि इनका टाइम जो है पास हो जाए, थोड़ा दिल बहल जाए। और इनको मैथमेटिक्स से बहुत ज़्यादा लगाव था, और वो इसलिए भी आए थे, अपनी प्रॉब्लम्स भी इनको बताने आए थे। कुछ वो जो उनको कोचिंग के अंदर कोई नई ट्रिक बताते थे सर, वो ट्रिक इनको बताने के लिए वो अपने इनके पास में आ जाया करते थे, और वो पेपर ले आया करते थे। क्योंकि आपको मालूम होगा कि 2013 में एसएससी ऑफलाइन हुआ करता था, ऑनलाइन नहीं था, सीबीटी नहीं था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं हुआ करता था। तो वो जो है प्रिंट आउट्स निकाल के ले आते थे उन पेपर्स के, मॉक टेस्ट जो होते थे, और उसी के साथ वो जो एक बबल शीट जो होती है, ओएमआर शीट की भी वो एक कॉपी ले आया करते थे। और ये लोग सारे बैठ के सिर्फ टाइम पास करते थे कि कौन कितना जल्दी पेपर को सॉल्व करता है। और पेपर सॉल्व करते करते इन्होंने 2013 एसएससी सीजीएल का पेपर ही सॉल्व कर डाला, और उन दोस्तों का जो है बदकिस्मती से वो क्रैक नहीं कर पाए। जो इनिशियली प्रिपेयर कर रहे थे, सीरियस एस्पिरेंट थे, वो क्रैक कर नहीं पाए। और गौरव सर जो कि सीरियस एस्पिरेंट नहीं थे, सिर्फ एंजॉय कर रहे थे उस तैयारी को, उस मौके को एंजॉय कर रहे थे, अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय कर रहे थे, क्वेश्चंस की सॉल्विंग को एंजॉय कर रहे थे। एंजॉय करते करते इन्होंने एसएससी सीजीएल पहली बार 2013 में क्रैक कर लिया। इससे आप लोगों के पास में एक मैसेज ये जाता है कि प्रेशर से अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत दिक्कत आएगी पढ़ने में, लेकिन अगर आप उसी चीज़ को एंजॉय करके पढ़ते हैं, थोड़ा रिलैक्स रहते हैं, तो आपके चांसेस और ज़्यादा ब्राइट हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रिपरेशन नहीं थी उस समय गौरव सर की, बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी, जीके तो पढ़ी ही नहीं थी क्योंकि जीके से लगाव ही नहीं था, लेकिन मैथ्स अच्छी थी, रीजनिंग अच्छी थी, इंग्लिश में भी हाथ बढ़िया था। तो इसी के चलते इन्होंने एसएससी सीजीएल 2013 निकाला। कमाल की बात है, आप ये देखिए, आपको इस बात से पता लगेगा कि कितने सीरियस एस्पिरेंट हैं कि इनको ये भी पता नहीं है कि ये एसएससी सीजीएल 2013 के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। ये भी पता नहीं था, ये पता नहीं था, फिर भी इन्होंने एसएससी सीजीएल क्रैक कर दिया। तो इन्हें मैं आपको बता दूं कि 2013 में ये एलिजिबल नहीं थे, लेकिन ये बात इनको पता नहीं थी क्योंकि एसएससी ने 2 बार फॉर्म फिल करवाए थे, लेकिन इन्होंने नॉर्म्स जो है अपने सेम रखे,
इनके नॉर्म्स उस समय ये हुआ करते थे कि अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं, अपने फाइनल ईयर के अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो हैं, वो एग्जाम नहीं दे सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। एग्जाम भरने से पहले यू हैव टू मेक श्योर दैट योर डिग्री मस्ट बी कंप्लीटेड बाय द स्टार्ट ऑफ दैट डेट, ओके, बाय द स्टार्ट ऑफ दैट नोटिफिकेशन डेट। तो आपकी तब तक जो है आपका क्लियर होना चाहिए, लेकिन गौरव सर का तब क्लियर नहीं था। तो इन्हें जो है जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिल्ली पहुंचे ऑफिस में, तो वहाँ पे उन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स देखे। डॉक्यूमेंट्स में देखा गया कि भाई 2013 में ही डिग्री जो है खत्म हुई है इसकी, तो इनको रवाना करो भाई, आप एलिजिबल ही नहीं है, आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? उन्होंने कहा जी बस ऐसी प्रैक्टिस करते करते पहुँच गए। खैर, वहाँ से गौरव सर को एक रास्ता मिल गया और 2014 में गौरव सर एक सीरियस SSC CGL कैंडिडेट, एक सीरियस SSC CGL एस्पिरेंट बन गए। इसके बाद में इन्होंने अपनी तैयारी को किस तरह से मोल्ड किया, उस बारे में हम लोग इनसे जानते हैं। चलिए। देखिए, जैसा सर ने बताया कि मुझे एसएससी का कुछ भी नहीं पता था, मैं मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं था उसके लिए, बट 2013 के एग्ज़ाम के बाद मुझे लगा कि हाँ यार, ये एग्ज़ाम मैं क्लियर कर सकता हूँ। मैं गेट का भी कंटिन्यू करता रहा, लेकिन साइमल्टेनियसली मैंने एसएससी के जो है कुछ प्रैक्टिस सेट्स हमेशा से सॉल्व करे। मैं रेगुलर बेसिस पे, मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा 8-8 घंटे 10-10 घंटे की पढ़ाई नहीं करी मैंने, लेकिन रेगुलरिटी जो है वो मेंटेन करी। मैं रेगुलरली कुछ प्रैक्टिस सेट्स था वो सॉल्व करता था और एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखता था। अब आप छोटी छोटी चीज़ों में पूछेंगे क्या, जैसा कि उस समय ऑफलाइन हुआ करता था तो हम बाकायदा OMR शीट भरते थे, क्योंकि कुछ गलती कभी कभी OMR भरने में भी हो जाती है। हम टाइम को जज नहीं कर पाते, हम प्रॉपरली 2 घंटे का टाइम लगाते थे और हमारा ये प्रण था कि भैया 2 घंटे के बाद चाहे क्वेश्चन आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, हम नहीं करेंगे। OMR अगर छूट गई तो छूट गई, जिस समय जो सिचुएशन होगी, मतलब हम पूरा एक माहौल, एक एनवायरनमेंट बना के रखते थे और साथ में 2-3 फ्रेंड्स से, तो वो एनवायरनमेंट से पता लगता है कि एग्जाम में क्या प्रेशर हो सकता है। तो मुझसे कभी OMR भरने में इस तरह की कोई गलती नहीं हुई है और रेगुलर बेसिस पे हम, टाइम ड्यूरेशन भले ही कम था लेकिन एक रेगुलरिटी थी, एक कंटिन्यूटी थी, जिससे मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। और 2014 में एसएससी का एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मुझे टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट ऑफर हुई इनकम टैक्स गुवाहाटी आसाम में, परंतु मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि 2015 का एग्ज़ाम भी कुछ टाइम बाद ही हो चुका था, इवन उसका रिजल्ट ही अवेटेड था। तो मैंने 2015 को प्रायोरिटी दी क्योंकि उसमें मुझे पता था कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मुझे मिल जाएगी। तो दोस्तों, स्मार्ट वर्क जो है मैं आपको बता दूं बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 10-10 घंटे 12-12 घंटे पढ़ें, लेकिन आप जो पढ़ें, जिस समय पढ़ें, उस समय उसी चीज़ के लिए पढ़ें। मैं सक्सेस का यही मंत्र बता सकता हूँ क्योंकि मैं कुछ और जो मैं पढ़ता था उस समय मेरा ध्यान उसी चीज़ में होता था। मैं इंजर्ड था, मेरे लेग में फ्रैक्चर था, लेकिन जब मैं मैथ्स पढ़ता था ना तो मैथ्स को एंजॉय करता था। मुझे 2-2.5 घंटे 3 घंटे जब भी मैं पढ़ता था, मुझे और किसी चीज़ का समझ में नहीं, कुछ नहीं पता था क्या खाना है क्या खाना है। मैं अपना दर्द भी भूल जाता था, साथ ही साथ में अपने डिप्रेशन, अपना टेंशन भी भूल जाता था। टेंशन सभी के पास होती है, प्रेशर सभी पे होता है, लेकिन आपको जब आप पढ़ रहे हो ना, आपको ये देखना है कि वो चीज़ आप पर हावी ना हो, क्योंकि अगर वो आप पर हावी नहीं होगी, आप उस टाइम को, जो भी टाइम आप दे रहे हो पढ़ाई को, उसको एंजॉय करोगे, उसको सीरियसली लोगे, तो यकीन मानिए आप सभी तरह के एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा डेडिकेशन दिखाना है, आपका डेडिकेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंटेलिजेंसी ठीक है मैटर करती है, परंतु इंटेलिजेंसी से भी ज़्यादा मैटर करता है आपका डेडिकेशन।